एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर योग शिक्षा का जो पेपर होने जा रहा है, प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जाएगा। सभी छात्रों से, सभी स्टूडेंट्स से बस मेरा इतना कहना है कि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। 16 जून को परीक्षा में ये पेपर आपको दिया जाएगा और ये प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आप पूरा पेपर ध्यान से देखें, अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करें, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं और आपसे पूछे जाएंगे। सभी स्टूडेंट्स से बस मेरा इतना कहना है कि मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए प्रयास और मेहनत में लगातार कर रहा हूं और बिल्कुल आपके लिए अगले वर्ष भी मेहनत करूंगा, प्रयास करूंगा। बिल्कुल सभी विषय के पेपर भी बता रहा हूं, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन प्रश्नों को याद करके जाएँ, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और आपसे ये पूछे भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। सूर्य नमस्कार का संबंध किससे होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य नमस्कार का जो संबंध होता है, ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग या फिर भक्ति योग। प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य नमस्कार का जो संबंध होता है, हठ योग से सूर्य नमस्कार का संबंध होता है, तो यहाँ पर आपको हठ योग लिखना है। महर्षि पतंजलि के अनुसार यम क्या है? तो महर्षि पतंजलि के अनुसार जो यम होता है वो ब्रह्मचर्य होता है, तो यहाँ पर आपको ब्रह्मचर्य लिखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें और आप अच्छे से प्रयास मेहनत करें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ये आपका अगला क्वेश्चन होगा। प्रसिद्ध पुस्तक गीता में कितने अध्याय होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय होते हैं और श्रीमद् भागवत गीता के जो रचयिता थे वो कौन थे? वेद व्यास थे। कौन थे? वेद व्यास थे। ये आपको लिखना है। शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है, तो वो कौन करता है? तो फोर्थ में आपका आंसर क्या हो जाएगा? वो परिसंचरण तंत्र करता है, तो इसमें आपको परिसंचरण तंत्र लिखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। तीसरी आंख कहलाती है, तो पीनियल ग्रंथि को थर्ड आंख, थर्ड आइस कहा जाता है, तो यहाँ पर जो थर्ड आइस है वो पीनियल ग्रंथि है, इसमें आपको पीनियल ग्रंथि के रूप में लिखना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे सभी प्यारे भैया बहन पूरा पेपर देख कर ही जाएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अब ये क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर में आएंगे वो इस प्रकार होंगे कि आपके ध्यान करते समय कौन सी बाधाएँ आती है? श्वसन तंत्र संबंधी रोग की व्याख्या कीजिए। आप विद्यालय में किस आयु के बच्चे को सूर्य नमस्कार कराते हैं और क्यों? तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से आंसर देखना है। देखिएगा, क्वेश्चन और आंसर भी आ गए हैं। आपकी ध्यान करते समय कौन सी बाधाएं आती है? तो जो बाधाएं आती है ध्यान करते समय वो कौन कौन सी बाधाएं होती है? एक होता है अशांत मन, शारीरिक बेचैनी, नींद या आलस्य, बाहरी शोर, धैर्य की कमी। तो इतना आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये ध्यान करने में बाधाएं होती है, तो ये पॉइंट आपको लिख कर आना रहेगा। तीसरा क्वेश्चन था कि श्वसन तंत्र संबंधी एक रोग की व्याख्या कीजिए। तो श्वसन तंत्र संबंधी एक जो रोग होता है वो क्या होता है? अस्थमा होता है। तो अस्थमा में क्या लिखना है? यह श्वसन तंत्र की एक पुरानी बीमारी है जिसमें फेफड़ों के वायुमार्ग में सूजन आ जाती है और वे संकुचित हो जाते हैं, तो ये लिखना है। इसके बाद में लक्षण सांस में आपको लिखना है कि लक्षण क्या होते हैं कि सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़, खांसी, सांस लेते समय घबराहट की आवाज़ आना। कारण में लिखना है धूल, धुआं, प्रदूषण या एलर्जी करने वाले तत्वों के संपर्क में आने से यह बढ़ सकता है, तो ये लिखना है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, आप विद्यालय में किस आयु वर्ग के बच्चे को सूर्य नमस्कार करवाते हैं? तो लिखना है विद्यालय में आमतौर पर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के बच्चों को सूर्य नमस्कार कराया जाता है, ये आपको लिखना है। कारण क्या है? कारण आपकी स्क्रीन के सामने है कि इस उम्र तक बच्चों का शरीर लचीला होता है और उनकी हड्डियां व मांसपेशियां विकास की स्थिति में होती है। सूर्य नमस्कार से उनका शारीरिक लचीलापन बढ़ता है, एकाग्रता में सुधार होता है और सर्वांगीण शारीरिक विकास में मदद मिलती है। छोटे बच्चों के लिए इसके सरल चरणों का अभ्यास कराया जाता है, तो ये आपको लिखना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। प्राणायाम को परिभाषित कीजिए। श्वसन तंत्र पर योग का प्रभाव, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर योग का प्रभाव। तो ध्यान से आपको क्या करना है, इनके आंसर देखना है। प्राणायाम की परिभाषा में आपको लिख कर आना है। ध्यान से देखें कि प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। योग दर्शन के अनुसार श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित करना और उससे लयबद्ध करना ही प्राणायाम है।
यह मन को शांति करने और शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करने में एक प्रक्रिया है। तो ये प्राणायाम की परिभाषा आपको इतनी लिख कर आना है। चैनल पर नए हैं मेरे सभी प्यारे भैया बहन, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। श्वसन तंत्र पर योग का प्रभाव लिख कर आना है कि योग के नियमित अभ्यास विशेषकर प्राणायाम से श्वसन तंत्र पर निम्नलिखित सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि होती है। स्क्रीनशॉट आपको इसका ले लेना है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, श्वास दर में कमी होती है और वायु मार्ग की शुद्धि होती है। ऑक्सीजन का बेहतर अवशोषण होता है। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है। स्क्रीनशॉट आप इसका क्या कर लीजिएगा, ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था अथवा में कि अंतःस्रावी ग्रंथियों पर योग का प्रभाव क्या पड़ता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों पर जो योग का प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखना है, तनाव कम करना, थायराइड का नियमन और अग्नाशय पर प्रभाव। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक लिखना है अगला पॉइंट पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथि के बारे में। तो ये भी आप यहाँ पर लिख कर आएंगे। ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर थे और सभी विद्यार्थियों को मेरे द्वारा ओनली मोस्ट के तौर पर ही मैंने प्रश्न बताए हैं अभी तक। और ये आपका चर्चा नंबर के क्वेश्चन होंगे 7वां और 8वां। स्क्रीनशॉट लेकर चैट जीपीटी के माध्यम से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए प्रयास मेहनत में प्रत्येक विषय के लिए कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अच्छे से मेहनत और प्रयास करना है जिससे कि परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सकें। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।